हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, गर्भ के अंदर होता है, तो बच्चे के चारों तरफ एक पानी जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको कि हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये कम ज़्यादा हो जाता है तो इसका इफ़ेक्ट आपके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड आखिर होता क्या है, कहाँ से आता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है वो एक एमनियोटिक बैग के अंदर पाया जाता है, और बच्चे के आसपास इस एमनियोटिक बैग के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड एक येलोइश कलर का पतला पानी जैसा लिक्विड होता है जिसके अंदर किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है। ये एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी के लगभग दूसरे महीने से बनना शुरू होता है। 34 वीक्स पे इसकी जो क्वांटिटी होती है, इस एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि लगभग 800 ml ये लिक्विड जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ये हमारे यूट्रस के अंदर पाया जाता है। 34 वीक्स के बाद धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती चली जाती है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। इस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बच्चे को एक प्रॉपर स्पेस मिलता है, एक पूरा एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर बच्चा घूमता रहता है और ग्रो करता रहता है। कोई भी एक्सटर्नल इंजरी से, बाहरी चोट से ये हमारे बच्चे को बचाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चा इस एमनियोटिक फ्लूइड को पीता है और इसी को फिर यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल, उनको डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, जैसे कि लंग्स हो गया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, किडनी हो गया। तो इन ऑर्गन्स के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इस एमनियोटिक फ्लूइड का होना ज़रूरी होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से ही बच्चे की बोन्स, मसल्स अच्छे से ग्रो करती हैं। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये बच्चे के अंदर के एनवायरनमेंट को, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है एक्सटर्नल टेम्परेचर से। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का एक नॉर्मल अमाउंट में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता कहाँ से है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड 3 जगह से बनता है, मदर से, प्लेसेंटा से और खुद फीटस से। मदर जो भी खाना खाती है या पानी पीती है वो ब्लड के थ्रू बच्चे तक आता है, और इस ब्लड से इस एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है। दूसरा, प्लेसेंटा इस एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादातर हिस्सा बनाती है, और तीसरा खुद फीटस, बच्चा जो यूरिन करता है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन 3 चीज़ों से इस एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं कि इस एमनियोटिक फ्लूइड का पता कैसे चलता है। तो देखिए, डायग्नोस की अगर हम बात करें तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर एक AFI करके टर्म दी हुई होती है, जिसका मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये आपको बताती है कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल है या उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो ये AFI जो होता है इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की रेंज के अंदर आती है वैल्यू, तो यानी कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो प्रॉपर है। अगर इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर से कम आती है तो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, जिसको कि हम ओलिगोहाइड्रोहेमनियोस बोलते हैं। और अगर इसकी मात्रा 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, जिसको कि हम
पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस और पॉलीहाइड्रोएमनियोस, कहीं ना कहीं आपके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल क्वांटिटी से कम रहता है, यानी कि अगर आपको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की प्रॉब्लम है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट आपके बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहला तो मैंने जैसे बताया, ये एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह से कुशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है आपके बच्चे के लिए। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा शरीर के अंदर कम है, तो अगर किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके बच्चे में प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप गिर जाती हैं या आपके पेट पे किसी तरह की कोई चोट लगती है, तो उसकी वजह से आपके बच्चे को इंजरी हो सकती है। दूसरा, ये एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से आपका बच्चा अंदर प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, घूम नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसकी बोन्स के, मसल्स के डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से भी बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बच्चे के लंग्स का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चे के टाइम से पहले डिलीवर होने के चांसेस हो सकते हैं, मिस कैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की वजह से हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये 3 जगहों से बनता है, मदर से, प्लेसेंटा से और बच्चे से। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। जैसे कि अगर मदर अपना खाना पीना अच्छे से नहीं ले रही है, मदर में कोई प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, या कोई और बीमारी है, डिजीज़ है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, या डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, या कोई और बीमारी हो गई, जैसे कि अगर हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम की प्रॉब्लम है, यानी कि नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो अच्छे से खा पी नहीं रही है, तो इसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा, अगर प्लेसेंटा में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, तो भी प्लेसेंटा इस एमनियोटिक फ्लूइड को कम बनाता है। या फिर बच्चे में किसी तरह की कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, बच्चे की किडनी का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो ये भी एक कारण होता है एमनियोटिक फ्लूइड के कम बनने का। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड का एक हिस्सा यूरिन से बनता है, जो बच्चा यूरिन पास करता है उससे बनता है। तो अगर किडनी यूरिन कम बनाएंगी तो इसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा, क्योंकि बच्चा इस एमनियोटिक फ्लूइड को निगल तो रहा है लेकिन वापस से शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की प्रॉब्लम आपको है तो इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो ट्रीटमेंट में देखिए, अगर किसी तरह की कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है डिलीवरी से पहले, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ध्यान देके इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मदर को अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर उसमें डिहाइड्रेशन है, उसमें माल न्यूट्रिशन है, तो सबसे पहले उसको आपको दूर करना है। इसके लिए आप अपनी डाइट अच्छे से रखें, पानी खूब पिएं, कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन अपना रेगुलर रखें, कुछ मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ आर्जिनिन सैशे आते हैं जो कि इस कंडीशन में डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। दूसरा, अगर आपको हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम आपके शरीर में है, तो उसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट ज़रूर लें। क्योंकि अगर इनकी वजह से आपको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो टाइम से पहले रप्चर हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो जाता है। तो ऐसे में पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की एडवाइस की जाती है। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होने की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा होता है मिसकैरेज होने का। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से कई बार कॉर्ड कंप्रेशन यानी कि नाल के दबने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है और अगर आपकी प्रेगनेंसी 37 वीक्स के आसपास है, तो डॉक्टर आपको टाइम से पहले डिलीवरी कराने की एडवाइस देते हैं। क्योंकि कई बार देखिए, ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि अंदर पानी कम होने की वजह से जो नाल होती है
वो बच्चे के किसी शरीर के हिस्से के नीचे आके दबने लगती है और इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई हो रही है बच्चे में वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से बच्चे पे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर सब कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद भी लगता है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार ऐसे में टाइम से पहले डिलीवरी करवाने की एडवाइस दी जाती है। और अगर आपको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको फ्रीक्वेंटली विज़िट के लिए एडवाइस करते हैं कि आपको हर 15 दिन में आना है, या आपको बार बार अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है। बच्चे की हार्ट बीट को रेगुलर चेक किया जाता है कि बच्चे को तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रेगनेंसी के दौरान पेट है वो नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम दिखाई दे रहा है, या आपको बच्चे के मूवमेंट जब वो करता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल दिखाई दे रहे हैं, आपका वज़न जो है वो इतना नहीं बढ़ रहा जितना कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और इस चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए कि कहीं आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।